सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, जो घर ईश्वर को प्रिय होता है वहीं बेटियां होती हैं। हमारे समाज में हमेशा बेटों को ही महत्व दिया जाता है और बेटियों के साथ अन्याय किया जाता है। सच पूछा जाए तो बेटियां परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। कहते हैं, जो घर परमेश्वर को अत्यंत प्रिय होता है तथा जिस घर पर वे कृपा करना चाहते हैं और संसार का सब सुख एवं प्यार लुटाना चाहते हैं, उसी घर में बेटी का निवास होता है। बेटी एक नहीं दो घरों को सुखी बनाती है, परंतु दुख की बात यह है कि वही बेटी जब बहू बनकर किसी के घर जाती है तो दहेज के नाम पर शोषित हो जाती है। तो चलिए आज हम दहेज की ऐसी ही गंभीर समस्या पर प्रकाश डालने वाली विनोद रस्तोगी जी की रचना एकांकी बहू की विदा पाठ के बारे में जानेंगे। यह पाठ एकांकी के रूप में लिखा गया है। इसमें एक अंक होता है। एक अंक वाले छोटे से नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें सीमित पात्र होते हैं। तो सबसे पहले हम बहू की विदा एकांकी के पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आने वाला सबसे पहला पात्र है जीवनलाल का। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है जिनकी उम्र 50 वर्ष यानी कि 50 ईयर्स बताई जाती है। दूसरा पात्र है राजेश्वरी का, जो जीवनलाल की पत्नी है, जिनकी उम्र 46 वर्ष यानी कि 46 ईयर्स है। तीसरा पात्र है रमेश का। यह जीवनलाल का पुत्र, जीवनलाल का बेटा है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है, जिसकी उम्र 19 वर्ष की है यानी कि 19 ईयर्स। प्रमोद यह कमला का भाई है, जिसकी उम्र 23 वर्ष यानी कि 23 ईयर्स है। मंच पर एक आधुनिक कमरा दिखाई देता है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के नजदीक खड़े हुए हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। कुछ ही दूर पर प्रमोद, जो कमला का भाई है, वह विनम्र भाव से खड़ा है, जिसके चेहरे पर निराशा और करुण के भाव दिखाई देते हैं। यहां से एकांकी का आरंभ होता है। विवाह के बाद प्रत्येक लड़की अपने जीवन का पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताती है। इसी कारण से प्रमोद अपनी बहन को मायके ले जाने के लिए आया हुआ है, लेकिन जीवनलाल अपनी बहू की विदा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोद जब विनती करता है तो जीवनलाल उसकी बातों को अनसुना सा कर देता है। प्रमोद इस पर कहता है कि अगर वह कमला को लिए बिना, अपनी बहन को लिए बिना चला गया तो उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। इस पर जीवनलाल कहता है कि वह मजबूर है। अगर उसे अपनी माँ और अपनी बहन का इतना ही ख्याल था तो फिर उसने दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? दहेज अर्थात डाउरी। इस पर प्रमोद कहता है कि अपनी योग्यता के अनुसार जितना भी बन सकता था उसने वो दे दिया। इस पर जीवनलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अपनी योग्यता अगर कम थी तो अपनी बराबरी वालों के साथ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए था। झोपड़े में रहकर महल से नाता जोड़ने की क्या जरूरत। आगे शिकायत करते हुए जीवनलाल कहता है कि बारात की खातिरदारी भी उन लोगों ने ठीक से नहीं की, जिसके कारण बिरादरी में उनकी हंसी उड़ाई गई, जिसके कारण उनके दिल पर जो चोट लगी थी उसके घाव आज भी हरे हैं। घाव हरा होना यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि दुख का, दर्द का एहसास ताज़ा होना। तो वह कहता है, जीवनलाल कहता है कि अपनी माँ से जाकर कहो कि अगर बेटी की विदा करवाना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे, और मरहम अर्थात 5,000 रुपये नगद लाकर देने के लिए जीवनलाल कहता है। इस पर प्रमोद कहता है कि यह तो सरासर अन्याय है। कमला तो भोली भाली लड़की है, उस पर इस तरह का अन्याय क्यों? उसने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। वह कहता है कि अगर रमेश बाबू होते, अर्थात जीवनलाल का बेटा रमेश बाबू होता तो। इस पर जीवनलाल प्रमोद को अपमानित करते हुए कहता है कि उसकी मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। वह मेरा बेटा है,
जीवनलाल कहता है कि वह प्रमोद की तरह बदतमीजी करने वाला आवारा लड़का नहीं है। प्रमोद अपने अपमान को सह जाता है, लेकिन वह कहता है कि आप मेरा अपमान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि मैं बेटी वाला हूँ। लेकिन वह कहता है कि आप भी ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। इस पर जीवनलाल कहता है कि मैं भी बेटी वाला हूँ, लेकिन पिछले ही महीने अपनी बेटी गौरी की शादी बड़ी धूमधाम से की। खातिरदारी ऐसे की कि बाराती दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। यहाँ पर दंग रह जाना और दांतों तले अंगुली दबा लेना, ये दोनों ही मुहावरे हैं। इन दोनों का अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। जीवनलाल कहता है कि तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। वह कहता है कि मैं बेटी वाला हूँ, लेकिन बेटी वाला होने पर भी हमारी मूंछ अभी भी ऊंची है, अर्थात हमारी मूंछ ऊंची है। मूंछ ऊंची होना यह एक मुहावरा है, अर्थात इज्जत अधिक होना। ऐसे जीवनलाल प्रमोद को अपमानित करता है। प्रमोद अपमान सहकर चुप रह जाता है। जीवनलाल आगे कहता है कि रमेश गया है अपनी बहन गौरी को विदा करवाने के लिए, और वो कहता है कि मेरी बेटी अपना पहला सावन यहाँ पर अपने मायके में बिताएगी, लेकिन तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जब वो हर बार तुम्हारी बहन ऐसे व्यंग्य से ताने देता है, उसे सुनकर प्रमोद कहता है कि जो मेरी बहन है क्या वो आपकी कुछ भी नहीं है। इस पर जीवनलाल कहता है कि तुम बेटी और बहू को एक समान समझते हो, एक ही तराजू में तोलना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। इस पर प्रमोद कहता है कि जब आप इतना जिद पर अड़े हुए हैं तो आपको समझाना या प्रार्थना करना व्यर्थ है। वह कहता है कि जाने से पहले क्या मैं एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ। इस पर जीवनलाल उसे मिलने की इजाज़त दे देता है, लेकिन ताना मारते हुए कहता है कि अपने बहन को ये ज़रूर बता देना कि तुम मरहम लेकर कब आ रहे हो, ताकि वह उसकी विदा तुम करवा सको। उसके बाद अपनी पत्नी को आवाज़ देकर वह कहता है कि कमला को भेज दे अपने भाई से मिलने के लिए। और फिर वह कहता है कि मैं तब तक माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं यह देख लूँ। मेरी बेटी गौरी यहाँ पर झूला ज़रूर झूलेगी। प्रमोद थका सा सोफा के पास खड़ा रह जाता है। अंदर से कमला बाहर आती है। सुंदर सा चांद का उसका मुखड़ा है, लेकिन चेहरे पर उदासी और दुख दिखाई देता है। प्रमोद के पास आकर वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। अपनी बहन के आते ही प्रमोद उसके हालचाल के बारे में पूछता है तो कमला रोने लग जाती है। प्रमोद अत्यंत करुण भाव से कहता है अपनी बहन कमला से कि कमला रो मत, क्योंकि यहाँ पर इन आंसुओं के मूल को समझने वाला कोई नहीं है। प्रमोद कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें विदा कराकर लेकर जाऊँगा। वह कहता है कि मैं चोट का मरहम ज़रूर लेकर आऊँगा। चूँकि कमला ने जीवनलाल और प्रमोद की बातें नहीं सुनी है, इसलिए मरहम के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वह पूछती है कि मरहम किस चीज़ का मरहम। इस पर प्रमोद कहता है कि हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे पर घाव लगा है, चोट लगी है और उन्हें मरहम चाहिए 5,000 रुपये नगद के रूप में। यह बात सुनकर कमला चौंक जाती है और अपने भाई की तरफ देखने लग जाती है। प्रमोद अपनी बहन कमला से चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि इस गिरे हुए हाल में भी उसके मकान के 7-8 हज़ार रुपये में बिक जाने की उम्मीद उसे है। इस बात को सुनकर कमला दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और व्याकुलता से वह अपने सुख सुहाग की सौगंध देते हुए घर को न बेचने की सलाह देती है, क्योंकि उनकी एक और छोटी बहन विमला भी है जिसका विवाह 1-2 साल में उन्हें करना पड़ सकता है। साथ में कमला यह भी कहती है कि उसके विदाई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी विदा न होने पर भी उसे ज़रा सा भी दुख नहीं होगा। क्योंकि कमला का कहना है कि गौरी जो आ रही है वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, हमेशा हंसती हंसाती रहती है और उसके साथ रहने के कारण उसे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इस पर प्रमोद कहता है कि आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही पड़ेंगे। कागज़ों के टुकड़ों से जो प्यार करते हैं वे
आज नहीं तो कल किसी न किसी बात पर अड़ ही जाएंगे, कब तक उनको रोका जा सकता है। इस पर कमला कहती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ जी जो है वो ममता की मूर्ति है, बाबूजी ज़रा से ज़िद्दी हैं और वो स्वभाव कुछ दिनों के बाद बदल भी सकता है। लेकिन प्रमोद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, क्योंकि सभी एक ही धातु के बने हुए हैं, अर्थात सभी का स्वभाव एक जैसा ही है। माँ जी की जो ममता दिखाई देती है वह सिर्फ दिखावा भी हो सकता है। जब वे ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी राजेश्वरी का प्रवेश होता है और वो पूछती है कि कैसा दिखावा। इस पर प्रमोद चौंक जाता है। प्रमोद और कमला उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर आकर बैठती है और उन्हें भी बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि भाई बहन में क्या बातें हो रही थी। इस पर प्रमोद कहता है कि बस कुशल क्षेम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। राजेश्वरी पूछती है कि जीवनलाल ने विदाई के बारे में क्या निर्णय लिया। इस पर प्रमोद मौन रह जाता है। कमला दृष्टि नीचे करके खड़ी रह जाती है। राजेश्वरी समझ जाती है और वो कहती है कि जीवनलाल अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। जब से प्रमोद की चिट्ठी आई है तब से वह बहू की विदाई के लिए मना कर रहे थे। राजेश्वरी कहती है कि वो समझा समझा के हार गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पूछती है कि कितने रुपए मांगे हैं उन्होंने बहू की विदाई के लिए। इस पर प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कहता है कि 5,000 रुपये मांगे हैं। राजेश्वरी कहती है कि वह 5,000 रुपये देगी। उसे जीवनलाल के मुंह पर मारते हुए ये कहना कि कागज़ के ये रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें आप आदमी से ज़्यादा प्यार करते हैं, यही है वो, ये ले लीजिए। जब वह लाने के लिए उठती है तो प्रमोद उन्हें रोक देता है और कहता है कि मुझे आपके रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला तब भी चुपचाप खड़ी रहती है। राजेश्वरी कहती है कि उसके रहते बहू की विदा न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वे भी एक माँ है और माँ के दिल को अच्छी तरह से समझ सकती है। भावना से ओतप्रोत होकर वह कहती है कि जिस तरह उतावली होकर वे अपनी बेटी गौरी की राह देख रही हैं, ठीक उसी प्रकार कमला की माँ भी कमला की राह देख रही होगी, और इसीलिए वह प्रमोद से कहती है कि वह अकेले नहीं जाएगा बल्कि अपनी बहन को साथ में लेकर जाएगा। फिर चाबियों का गुच्छा निकालकर वह कमला की ओर बढ़ाती है और तिजोरी से रुपए निकालकर लाने के लिए कहती है, लेकिन कमला वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। तब राजेश्वरी उसे जल्दी से रुपए निकालकर लाने के लिए कहती है। तब भाव विभोर होकर कमला माँ जी कहती हुई राजेश्वरी के गले लग जाती है। उतने में जीवनलाल बाहर से आता हुआ कहता है कि गौरी के आने का समय हो गया है और उसके स्वागत की तैयारी अब तक क्यों नहीं की गई है। वह कहता है कि ज़रा ये लोग भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत किस धूमधाम से करते हैं। नाक वाले होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है इज्जतदार होना। इस पर राजेश्वरी जीवनलाल को टोकती हुई कहती है कि दुनिया में तुम अकेले ही नाक वाले इज्जतदार हो, बाकी किसी की तो इज्जत ही नहीं है। इस पर जीवनलाल कहता है कि तुमको मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। फिर प्रमोद से पूछता है कि प्रमोद, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है। इस पर प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है कि आप सही कह रहे हैं। आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है, उसी की नाक और मूंछ होती है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास नाक और मूंछ होते हुए भी वह नकटा और मूंछ कटा ही समझा जाता है। इतने में नेपथ्य से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। जीवनलाल खुशी से झूमते हुए कहता है कि उसकी बेटी गौरी आ गई है। फिर अपनी पत्नी से वह कहता है कि वह अंदर से मिठाई की थाल ले आए। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी रमेश बाहर से आता है। उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। बरसाती कोट को सोफे पर रखकर वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर झांक कर देखता है और फिर घबराए हुए स्वर में पूछता है कि गौरी कहाँ है। इस पर रमेश कहता है कि वह नहीं आई। तब जीवनलाल पूछता है कि तबीयत तो ठीक है उसकी। तब रमेश कहता है कि हाँ, उसकी तबीयत ठीक है। फिर जीवनलाल पूछता है कि फिर क्यों नहीं आई। तब रमेश कहता है कि उन्होंने विदा नहीं की। यह बात सुनकर जीवनलाल को ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उसकी छाती पर घूंसा मार दिया हो और वह पूछता है कि क्यों नहीं की विदा।
तब रमेश कहता है कि उनका कहना है हमने दहेज पूरा नहीं दिया है। इस पर जीवनलाल गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि हमने ज़िंदगी भर की कमाई दे दी और उनको लगता है कि हमने दहेज पूरा नहीं दिया है, लोभी लालची कहीं के। इस पर राजेश्वरी कहती है कि उन्हें भला बुरा क्यों कह रहे हो, बेटी वाले अगर अपने घर द्वार को भी बेच कर दहेज दे दे तब भी बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। जब जीवनलाल कहता है कि शराफत और इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। राजेश्वरी जीवनलाल को बीच में टोकती हुई कहती है कि अब तुम्हें शराफत और इंसानियत याद आ रही है, लेकिन कुछ देर पहले तो। जब राजेश्वरी ऐसा कहती है तो जीवनलाल उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब राजेश्वरी कहती है कि मैं बहुत चुप रही लेकिन अब नहीं रह सकती। वह पूछती है कि बहू के दहेज में क्या कमी है, लेकिन तुम। जीवनलाल उसकी बात को अनसुना कर देता है और फिर वह कहता है कि मेरी बेटी की विदा न करके उन लोगों ने मेरा घोर अपमान किया है। उस पर राजेश्वरी कहती है कि तुम भी किसी की बेटी की विदा न करके उसका अपमान ही कर रहे हो। इस पर जीवनलाल गुस्से में चीखता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब राजेश्वरी कहती है कि अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। वह कहती है कि जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी देना चाहिए। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझेंगे तब तक न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर हाथ मलते हुए टहलने लगता है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल अपने आप से बात करते हुए कहता है कि बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब सी उलझन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब राजेश्वरी कहती है कि अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। जीवनलाल की जैसे आंखें खुल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह कहता है अपनी पत्नी से कि शायद तुम ठीक कह रही हो। प्रमोद जाने की आज्ञा मांगते हुए कहता है कि उसकी गाड़ी का समय हो रहा है और वह जल्दी ही वापस आएगा और वह कहता है कि उस पर विश्वास रखे कि वह चोट की मरहम को ज़रूर लेकर आएगा। जीवनलाल दुखी स्वर में प्रमोद को रोकते हुए कहता है कि प्रमोद, मुझे और शर्मिंदा लज्जित ना करो। वो कहता है कि मेरी चोट का इलाज हो गया है, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद को आश्चर्य होता है और वो बाबूजी कहकर बुलाता है। तब जीवनलाल कहता है कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है और फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर कहता है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाओ और बहू की विदाई की तैयारी करो। कमला खुशी से आंसू पोंछती हुई अंदर जाती है। जीवनलाल खिड़की की ओर बढ़ जाता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। इस प्रकार नाटक का अंत हो जाता है। एक सुखद अंत यहाँ पर हुआ है, लेकिन दहेज की जो गंभीर समस्या है वह आज भी हमारे समाज में जीवित है। हालांकि आज सख्त कानून बने हुए हैं और लोग जागृत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हमें ये गंभीर समस्या दिखाई देती है। बहू और बेटी इन दोनों को अलग न समझा जाए और बहू को केवल दहेज लाने वाली या पैसा लेकर आने वाली स्त्री के रूप में देखा न जाए, बल्कि अपने घर को सुख समृद्धि से भरने वाली एक स्त्री के रूप में, एक बेटी के रूप में अगर स्वीकार करेंगे तो दहेज नाम की प्रथा, जो कुप्रथा है, वह हमारे समाज से मिट जाएगी और एक सुंदर सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। आशा है आपको पाठ और उसका आशय समझ में आया होगा। धन्यवाद।